हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी लेक्चरर। और आज के वीडियो में हम दोबारा बात कर रहे हैं हिंदी सीबीएसई टर्म 2 के दूसरी पुस्तक जिसका नाम है संचयन भाग 2। और संचयन के अंदर सीबीएसई टर्म 2 के अंदर इस बार 3 चैप्टर आ रहे हैं। तीनों चैप्टर की समरी, तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। पहला, सीबीएसई टर्म 2 के अंदर संचयन भाग 2 के क्या क्या शीर्षक है, उन शीर्षकों के बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा टाइटल है हरियर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। दूसरा चैप्टर है सपनों के से दिन, जिसके राइटर हैं मिस्टर गुरुदयाल सिंह। और थर्ड चैप्टर है टोपी शुक्ला, जिसके लेखक हैं राही मासूम रजा। और इन तीनों ही चैप्टर से जो हमारे सीबीएसई टर्म 2 है उसमें कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इन 6 अंकों के अंदर 3 प्रश्न होंगे। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो इस तरह से आपकी जो मार्किंग है वो यहाँ पर ये वाली हो जाएगी कि दोनों क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के होंगे। 3 में से हमें 2 प्रश्न इन चैप्टर्स में से करने हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है हरियर काका। हरियर काका एक बेहतरीन स्टोरी, और इस स्टोरी के अंदर हरियर काका के जीवन से संबंधित और किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में पारिवारिक समस्याएं होती है और उन पारिवारिक समस्याओं के चलते दूसरे व्यक्ति उसका फायदा उठाते हैं, तो उससे संबंधित बातें मिथिलेश्वर जी ने को लगा और मिथिलेश्वर साहब ने अपने इस चैप्टर के माध्यम से कोशिश की उसको सॉल्व करने की। पाठ का सारांश, लेखक कहते हैं कि वह हरियर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। बहुत गहरा मतलब काफी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। लेखक का हरियर काका के प्रति जो प्रेम था वह लेखक का उनके व्यवहार के और उनके विचारों के कारण था। 2 प्रकार के कारण, एक तो व्यावहारिक और एक वैचारिक कारण। दोनों के विचार लगभग मिलते जुलते। और व्यावहारिक कारण क्यों? क्योंकि उन्हीं के पड़ोस में रहते थे और हरियर काका के साथ इस प्रकार का लगाव हो चुका था कि वो काका के साथ ही उठने बैठने लगे। पहला कारण था हरियर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण लेखक को उनकी माँ ने बताया था कि हरियर काका लेखक को बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब लेखक वयस्क हुआ, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, सयाना हुआ, तो उसकी पहली दोस्ती भी हरियर काका के साथ ही हुई। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर, और इस पाठ की शुरुआत ठाकुर जी के विशाल मंदिर से की है, जिसको ठाकुरबाड़ी का नाम दिया गया, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी यानी देवस्थान कहते थे, ठाकुर जी का मंदिर कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मांगते। अगर किसी के पुत्र न हो तो वहां जाकर के उनसे मन्नत या दुआएं मांगी जाती। मुकदमे में जीत की गुजारिश की जाती। लड़की की शादी या किसी अच्छे घर में हो जाए उसके लिए मन्नत मांगी जाती। लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगा जाता। मन्नत पूरी होने के पश्चात लोग या गांव के व्यक्ति अपनी खुशी और प्रसन्नता से ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज आदि का दान करते। जिसको बहुत अधिक खुशी होती वह अपने खेत का छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम कर देता था। और यह एक तरह से प्रथा या एक रीति रिवाज बनती चली गई कि जिसको बहुत ज़्यादा खुशी होती तो अपनी प्रसन्नता, अपने उन्माद में वो इतना अंधा हो जाता कि ठाकुर जी के नाम ही वो अपने खेत लिख देता था। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान के नाम से उसकी वजह से पहचाना जाता है।
उसके गांव का ये देवस्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान था। हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया। मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था। लेखक कहता है कि वहाँ के साधु संत उसे फूटी आंखों नहीं सुहाते थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। दिन भर भगवान को जो भोग लगता उसको खाना और सो जाना, अलमस्त होकर के पड़े रहना, और इसी वजह से शायद हरिहर काका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और न लेखक को उनमें किसी प्रकार की दिलचस्पी थी। भगवान को भोग लगाने के नाम पर दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी खाना, आराम से पड़े रहना, सारा काम वहां आए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते रहना। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें बनवाना, लोगों के हंसी मजाक उड़ाना। लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं। अब थोड़ा सा हरिहर काका के परिवार के बारे में उन्होंने चर्चा करने की कोशिश की। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त उसके अलावा सभी तीनों भाइयों का पूरा परिवार है, बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक तो हरिहर काका की सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु फिर कुछ दिनों के बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक नहीं होती तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में वो पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती, ज़रूरत होती, तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। और एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने एक दोस्त को घर ले आया। उन्हीं के आने की खुशी में, उस प्रसन्नता में 2-3 तरह की सब्जियां बनाई गई, बचका बनाया गया, चटनी बनाई गई, रायता और भी बहुत सारे व्यंजन बनाए गए। सब लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से खाना खाया और हरिहर काका को कोई पूछने तक नहीं आया। हरिहर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोल रहे थे कि उनके भाई की पत्नियां क्या ये सोचती है कि वे उन्हें मुफ्त में खाना खिला रही है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। इस प्रकार हरिहर काका अपनी बातों का उदाहरण उन पत्नियों के बीच में कहते हैं, भाइयों के परिवार के बीच में कहने लगते हैं। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाया। उन्होंने सोचा महंत जी हरिहर काका को अपने साथ अपने ठाकुरबाड़ी ले आए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी ज़मीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका ये कह दें कि वे अपने खेत किसी और को लिख देंगे तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बिल्कुल बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सीधे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो महंत जो है वो हरिहर काका को अपनी बातों में फंसा रहे हैं, अपनी बातों में फंसाने का काम कर रहे हैं। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान यानी ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पांव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार की सज़ा देंगे, उनको इस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। काका के मन में दया का भाव जागने लगा, क्योंकि परिवार सामने था, परिवार की इज्जत या मान मर्यादा सामने थी। तो शायद बड़े होने के नाते हरिहर काका का अपने परिवार के प्रति झुकाव थोड़ा सा होने लगा और वे फिर से
घर वापस लौट करके आ गए। जब अपने भाइयों को समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में निश्चित रूप से बदलाव आया और उस बदलाव को देखकर वो बहुत खुश हो गए। घर के सभी छोटे बड़े लोग हरिहर काका का आदर सत्कार पुनः करने लगे और उनको उसी प्रकार से सत्कार वापस मिलने लगा। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन परमात्मा के नाम लिख देनी चाहिए, ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे उत्तम और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर परमात्मा का भजन करते करते हमने अगर स्वर्ग सिधार भी गए तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए अपनी संपूर्ण जायदाद ठाकुरबाड़ी को समर्पित कर देनी चाहिए। इससे हरिहर काका को कभी न खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की यह इच्छा थी कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय का काम होगा, परिवार के साथ धोखा होगा। इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति भी उस गांव में थे। तो गांव में धीरे धीरे गुट बनने लगे, अलग अलग गुट बनने लगे। एक कहता था कि ठाकुरबाड़ी को लिख दो, दूसरा गुट कहने लगा कि नहीं, परिवार को ये जमीन मिलनी चाहिए। हरिहर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दें। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा और अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी, अपने जीवन तब तक वो जी रहे हैं तब तक अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। फिर चाहे वह अपना भाई हो, चाहे मंदिर का महंत हो, चाहे ठाकुरबाड़ी हो, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के वे कुछ व्यक्ति याद आते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपने जीते जी अपनी जमीन लिखी थी और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह होने लगा। उन्हें कोई पूछने तक वाला नहीं था। हरिहर काका का बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं हुई और उन्होंने फैसला कर लिया कि वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा था, महंत जी की परेशानियां भी बिल्कुल बढ़ती हुई चली जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका है, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए, अर्थात वो हमारे चंगुल में नहीं आ रहे हैं। ये बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देव स्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला, गंडासा मतलब दोनों तरफ से बाहर करने वाली चीज, बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचते और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगा करके बुलाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमला करने वाले हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर वहां से चंपत हो गए। वे हरिहर काका को देव स्थान ले गए थे। एक और तो देव स्थान के अंदर जबरदस्ती उनके सिग्नेचर, उनके अंगूठे के निशान लिए जा रहे थे और पकड़कर समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर देव स्थान पर पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांधकर रखा था। प्रश्न पूछ सकता है कि जब महंत जी के द्वारा हरिहर काका को अगवा किया गया, उसके बाद हरिहर काका की किस प्रकार की स्थिति रही, कैसे कैसे उनके साथ अत्याचार किया गया, कौन कौन सा अन्याय किया गया, तो ये सब चीजें उसमें लिख सकते हैं। और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया ताकि वे आवाज ना कर सके, परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए थे और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगा रहे थे ताकि बाहर जो पुलिस और भाइयों का परिवार खड़ा था वो उनको बचा सके। तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी रस्साकशी की कि किसी भी प्रकार से इस चुंगल से बाहर निकला जाए। दरवाजा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त किया गया। हरिहर काका ने
पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह से बांध कर कहीं गुप्त दरवाजे से, गुप्त मतलब छिपा हुआ, जिसके बारे में कोई किसी प्रकार की जानकारी न हो, इस प्रकार के दरवाजे से भाग गए हैं। और उन्होंने कुछ खली और कुछ लिखे हुए कागजों पर, कुछ तो खाली थे और कुछ लिखे हुए कागज थे, उन पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लिए हैं। ये सब बीत जाने के बाद, मौका निकल जाने के बाद, हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को गांव में किसी कामवश जाना भी पड़ता था तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उनके साथ रहने लगे। अपने रिश्तेदारों को वहां बुला लिया गया। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की तुलना में चालाक और बुद्धिमान हो गए थे। बहुत अच्छी बात रखी कि पहले तो क्या था कि उनको इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी कि एक महंत भी इस प्रकार का घिनौना काम कर सकता है। लेकिन इस घटना के बाद हरिहर काका की चतुरता और ज़्यादा निखर करके सामने आने लगी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने लगे। उन्हें अब सब कुछ समझ में आने लगा था कि उनके भाइयों का अचानक से उनके प्रति जो व्यवहार परिवर्तन हो गया था, उनके लिए जो आदर सम्मान और सुरक्षा वे प्रदान कर रहे थे, वो उनके लिए नहीं था, बल्कि प्यार नहीं था, बल्कि वे सब उनकी धन दौलत, उनकी जमीन जायदाद के कारण ये सब हो रहा है। नहीं तो वे हरिहर काका को पूछते तक नहीं, दूध की मक्खी की तरह उठा करके बाहर फेंक देते। ठीक है, आगे देखते हैं। जब से हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे, उसी दिन से ही हरिहर काका के भाई और उनके दूसरे नाते रिश्तेदार सभी यही सोच रहे थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से उनकी जायदाद को उनके भतीजों के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत जी की तेज नज़र उन पर हमेशा बनी रहेगी, टिकी रहेगी। जब हरिहर काका के भाई हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना शुरू कर दिया, उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। और एक रात जो काम महंत जी ने किया था वही काम भाइयों के परिवार वालों ने भी किया। काका के भाइयों ने भी उसी तरह का बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसा महंत जी और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। उन्हें धमकाते हुए कह रहे थे कि या तो खुशी खुशी कागज पे जहां तहां भी हस्ताक्षर या अंगूठे के निशानों की आवश्यकता है वहां लगाते जाओ, नहीं तो वे उन्हें मारकर वहीं घर में गाड़ देंगे। तुम्हें पूछने वाला तक कोई नहीं होगा और गांव के लोगों को इस बारे में कोई भी सूचना नहीं मिलेगी। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई थी। जब हरिहर काका अपने भाइयों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गांव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। तब तक उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका का मुंह पहले ही बंद कर देना चाहिए था ताकि उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाए। उन्होंने उसी पल बिना मौका गवाए काका को ज़मीन पर पटका और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काका की आवाज़ें बाहर गांव तक पहुंच गई, गलियारों तक पहुंच गई। हरिहर काका के परिवार, रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते कि ये सब उनके परिवार का आपसी मामला है, वे सभी इससे दूर रहें, तब तक महंत जी बड़ी ही दक्षता, अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए तेजी से वहां पुलिस की जीप के साथ आदम के पुलिस ने पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दिया। फिर घर के अंदर से काका को इतनी बुरी तरह से हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनके देवस्थान में भी नहीं हुई थी। इससे मालूम पड़ता है कि काका के परिवार वालों ने भी किस तरह काका के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनकी बेइज्जती की, उनके साथ मार पिटाई की। तो कहने का मतलब एक तरफ महंत का बर्ताव, दूसरी तरफ परिवार वालों का बर्ताव, लेकिन दोनों ही एक ही विवक्षा के रूप में कि उनको किसी भी प्रकार से काका से कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे कि उनकी जमीन वो हमें राजी राजी लिख दे। हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है।
जबरदस्ती बहुत से कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा है और बहुत ज़्यादा सताया है। प्रश्न पूछ सकता है कि हरिहर काका और उनके भाइयों के परिवार के बीच में किस प्रकार का संबंध था, परिवार वालों ने किस प्रकार के उनके साथ अत्याचार किया, तो ये प्रश्न का आंसर हम इसमें लिख सकते हैं। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवानों ने उनको प्रोटेक्शन दिया, पुलिस प्रोटेक्शन मिला। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए गए और वो भी उनकी निगरानी करने लगे। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न हरिहर काका वाले चैप्टर से रिलेटेड। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर है हरिहर काका और कथावाचक यानी लेखक दोनों के बीच में बड़े ही मधुर एवं आत्मीयता वाले संबंध थे, क्योंकि दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कथावाचक गांव के चंद यानी कुछ लोगों का ही सम्मान करता था और उनमें हरिहर काका एक थे। इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, व्यावहारिक कारण, हरिहर काका कथावाचक के पड़ोसी थे। कथावाचक की मां के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन में बहुत प्यार किया, अच्छे से रखा। कथावाचक के बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। दोनों आपस में बहुत खुल कर के बातचीत करते थे। ये दूसरा वैचारिक कारण हरिहर काका और इनके बीच में माना जाता है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है अनपढ़ होते हुए या निरक्षर होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी ज़मीन जायदाद उनके पास है तब तक सभी उनका आदर करते हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हों। उनके भाई उनका आदर सत्कार ज़मीन के कारण करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी और के नाम लिख दी थी। बाद में उनका जीवन नरक बन गया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती? अपने शब्दों में बयां करना है। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हरिहर काका का जिस प्रकार से धर्म और घर अर्थात खून के रिश्तों से विश्वास उठ चुका था, उससे वे मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वे बिल्कुल चुप रहते थे, किसी की भी कोई बात का कोई उत्तर नहीं देते थे। वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए तो आज मीडिया की अहम भूमिका है। लोगों को सच्चाई से अवगत कराना उसका मुख्य कार्य है। जनसंचार के द्वारा घर घर में बात पहुंचाई जा सकती है। इसके द्वारा लोगों तथा समाज तक बात पहुंचाना आसान है। यदि हरिहर काका की बात मीडिया तक पहुंच जाती तो शायद स्थिति थोड़ी अलग होती। वे अपनी बात लोगों के सामने रख पाते और स्वयं पर हुए अत्याचारों के विषय में लोगों को जागृत करते। हरिहर काका को मीडिया ठीक प्रकार से न्याय दिलवाती, उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने में मदद की जाती। जिस प्रकार के दबाव में वे जी रहे थे वैसी स्थिति मीडिया की सहायता के मिलने के बाद कतई नहीं होती। इसलिए मीडिया का होना उस गांव में अत्यंत आवश्यक था, तो शायद ये सब चीज़ें उनके साथ नहीं की जा सकती थी। अगला चैप्टर है सपनों के से दिन, जो कि संचयन का दूसरा चैप्टर है। सीबीएसई टर्म 2 के लिए यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इस चैप्टर के लेखक हैं मिस्टर गुरुदयाल सिंह। ठीक है,
पाठ का सारांश देखते हैं। इस पाठ के अंदर क्या इसका समरी है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है लेखक के द्वारा बताई गई कि ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की संस्कृति, किस प्रकार की सभ्यता और वहाँ किस प्रकार की शिक्षा का माहौल था, बचपन किस प्रकार से गुरुदयाल सिंह जी का बीता। उन्होंने अपने बचपन की यादों को पूरी तरह से अपने शब्दों में संजो करके इस पाठ के रूप में हमारे सामने पेश किया है। लेखक कहता है कि उसके बचपन में उसके साथ खेलने वाले बच्चों का हाल भी उसी की तरह होता था। सभी के पांव नंगे, फटी मैली सी कच्छी और कई जगह से फटे हुए कुर्ते जिनके बटन गायब थे, टूटे हुए थे और सभी के बाल बिखरे हुए होते थे। जब सभी खेलकर धूल में लिपटे हुए, कई जगह से पाँव में छाले लिए हुए, घुटने और टखने के बीच का टांग के पीछे वाला मांस का भाग, उसके ऊपर खून के ऊपर जमी हुई रेत, मिट्टी से लथपथ पिंडलियां लेकर के अपने अपने घर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस नहीं खाती थी और तरस न खाते हुए उनको दोबारा से ज़्यादा पीट देती थी। कई बच्चों के पिता इतने गुस्सेल, इतने क्रोधित वाले होते थे कि जब बच्चे को पीटना शुरू करते तो ये भी ध्यान नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगे या खून निकलने लगे, ये भी नहीं पूछते कि उसे चोट कहाँ कहाँ लगी है। इस प्रकार का माहौल पुराने पारिवारिक जीवन में रहा, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने के बाद भी दूसरे दिन सभी बच्चे फिर से खेलने के लिए चले आते। लेखक कहता है कि यह बात लेखक को तब समझ आई जब लेखक स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। वहाँ लेखक ने बच्चों के मन के विज्ञान का विषय पढ़ा था। लेखक कहता है कि कुछ परिवार के बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते थे और जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और उनके माँ बाप ने भी उनको स्कूल भेजने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। यहाँ तक कि उनकी राशन की दुकान वाला जो किसानों की फसलों को खरीदने और बेचते हैं, वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझते थे। वे कहते थे कि जब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से हिसाब किताब लिखवाने की पंजाबी प्राचीन लिपि पढ़वाकर सिखा देंगे और दुकान पर खाता लिखवाने के लिए लगा देंगे। इस प्रकार की सोच परिवार के व्यक्तियों की रही कि हमें कोई इतना इंस्पेक्टर या बड़े बड़े पोस्ट पर उनको नहीं पहुंचाना, इतनी सी पढ़ाई करनी ताकि वो अकाउंट्स का काम सीख जाए, हिसाब किताब सीख जाए और किसी दुकान पर मुनीमी या मुंशीगिरी का काम वो करना शुरू कर दे। लेखक कहता है कि बचपन में किसी को भी स्कूल के उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करना किसी कैद से कम नहीं लगता था। बचपन में घास ज़्यादा हरी और फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभाने वाली लगती है। लेखक कहता है कि उस समय स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की जैसे दूध सफ़ेद वाली कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि लेखक और उनके साथी चपरासी से चुप चुप कर कभी कभी कुछ फूल तोड़ लिया करते थे, परंतु लेखक को अब ये याद नहीं फिर उसका क्या किया करते। लेखक कहता है कि शायद वे उन फूलों को या तो जेब में डाल लेते या फिर माँ धोते समय निकाल करके उनको बाहर फेंक देती, या लेखक और उनके साथी खुद ही स्कूल से बाहर आते समय बकरी की मेमनों की तरह, मेमने मतलब बकरी के बच्चों के समान, उनको खा जाया करते या चबा चबा करके चढ़ जाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट लेखक कहता है कि उसके समय में स्कूलों में साल के शुरुआत में 1.5 महीना ही पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाती थी। हर साल ही छुट्टियों में लेखक अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले जाता था। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उसी तालाब में नहाते और फिर नानी से जो उनका जी करता वह मांगकर खा लेते। लेखक कहता है कि जिस साल वह नानी के घर नहीं जा पाता था, उस वर्ष लेखक अपने घर से दूर जो तालाब था वहाँ जा कर के अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी कर पाता था।
लेखक और उसके साथी कपड़े उतारकर पानी में कूद जाते और फिर पानी से निकल करके भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लौटने लगते और या फिर गीले शरीर को गर्म रेत से खूब सुखा करके लथपथ करने की कोशिश करके यदि ऊंची जगह जाकर वहां से तालाब में छलांग लगा भी देते तो लेखक कहता है कि उसे याद नहीं कि वे इस तरह दौड़ना, रेत में लौटना, फिर दौड़ करके वापस तालाब में कूदना, ये सिलसिला 5 से 10 बार तक करते या 15 से 20 बार, ये लेखक को बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन बचपन में किस प्रकार की मौज मस्ती होती, किस प्रकार से गांव के अंदर लोग तालाब और मिट्टी से कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने इस पाठ के अंदर अपने इस स्मरण के माध्यम से बताने की चेष्टा की है। लेखक कहता है कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन खत्म होने लगते तो वे लोग दिन गिनना शुरू कर देते। डर के कारण लेखक और उसके साथी खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता उसको कैसे कैसे करना है इस बारे में सोचने लगते। काम न किया होने के कारण स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज़्यादा बढ़ने लगता। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते थे जो छुट्टियों का काम करने के बजाय अध्यापकों की पिटाई को ज़्यादा सस्ता सौदा समझते थे। ऐसे समय में लेखक और उसके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा की बातें, उसकी गालियाँ, उसकी मार पिटाई का ढंग सभी से बहुत अलग था। वह देखने में भी सभी से बिल्कुल डिफरेंट था। उसका मटके जैसा बड़ा सिर, जो उसके 4 बालिश यानी 2.5 फुट के छोटे कद के समान शरीर पर ऐसा लगता कि जैसे बिल्ली के बच्चे के ऊपर उसके माथे पर तरबूज रख दिया हो, इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर था। बड़े सिर पर नारियल के समान आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे के समान जैसा और भी ज्यादा अजीब लगने लगता। जब भी लड़ाई होती तो हाथ पैरों से लड़ाई नहीं करता, अपने सिर से लड़ाई करता था। ठीक है। लेखक कहता है कि वह जिस स्कूल में पढ़ता था वह स्कूल बहुत छोटा था, उसमें केवल छोटे छोटे 9 कमरे। अब स्कूल का उन्होंने जिक्र किया जो अंग्रेजी के एच इस प्रकार से वो बने हुए थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते थे। सीधी पंक्तियों में खत के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनके गौरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी साफ दिखाई देती थी। मास्टर प्रीतम चंद जो स्कूल के पीटी कहलाते थे, वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े खड़े ये देखते रहते थे कि कौन सा लड़का पंक्ति में ठीक से खड़ा नहीं है। उनकी धमकी भरी डांट, लात घूंसे के डर से लेखक और लेखक के साथी पंक्ति के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते थे। सीधी पंक्ति में बने रहने की पूरी कोशिश करते थे। मास्टर प्रीतम चंद बहुत ही सख्त अध्यापक थे, परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में कभी भी उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारते या डांटते हुए देखा हो। 1-2 कारणों के कारण कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगने लगता था। मास्टर प्रीतम चंद जो पीटीआई के रूप में थे, जब परेड करवाते मुंह में सीटी लेकर के लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते हुए मार्च करवाया करते थे। फिर जब वे राइट टर्न, लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर जूतों की ठक ठक की आवाज करते, ऐसे घमंड के साथ चलते जैसे फौज के कोई सिपाही हो या महत्वपूर्ण आदमी हो, जैसे किसी देश का फौजी जवान होता है। स्काउटिंग करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, सभी को शाबाश कहते और उनकी एक एक शाबाशी लेखक और उसके साथियों को ऐसे लगती कि जैसे उन्होंने किसी फौज के कोई मेडल या पदक जीत लिए हों। लेखक कहता है कि हर साल जब
वह अगली कक्षा में प्रवेश करता तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती। उसकी स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी से एक धनी घर के लड़के को उसके घर जाकर के पढ़ाया करते थे। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता था तो शर्मा जी उस लड़के की एक साल पुरानी पुस्तकें लेखक के लिए ले आते। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था। यदि नई किताबें लानी पड़ती तो शायद इस बहाने लेखक की पढ़ाई तीसरी चौथी कक्षा में ही छूट जाती। लेखक कहता है कि जब लेखक स्कूल में था तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर गांव में आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी आया करते थे। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित किया करते। इन्हीं सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए शायद तैयार भी हो जाते। लेखक कहता है कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते हुए या हंसते हुए कभी नहीं देखा। उनका छोटा कद, दुबला पतला शरीर, परंतु पुष्ट यानी कठोर शरीर, माता के दानों से भरा हुआ चेहरा जिसको चिकन फॉक्स कहा जाता है, इस प्रकार का उनका चेहरा था। यानी चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा और बाज के समान तेजी वाली आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े चौड़े पंजों वाले जूते, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्हें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा, कोई चीज पढ़ने के लिए कही, आज्ञा दी कि कल इसी घंटी में मैं तुमसे जुबानी सुनूंगा। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी से सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थी को कान पकड़कर पीठ ऊंची करने रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले ही शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह बिल्कुल सहन नहीं कर सके। शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की उस असभ्यता व जंगलीपन को सहन नहीं किया, वह भड़क गए। लेखक कहता है कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद जी को निलंबित किया, निलंबित करना मतलब सस्पेंड कर देना, कुछ दिनों के लिए घर पर आप, जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो तब तक के लिए आप विद्यालय नहीं आ सकोगे। उस दिन के बाद ये पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद जब तक नाभा रियासत से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक और उसकी कक्षा के सभी बच्चों की छाती दग दग करने लगती और लगता जैसे छाती फटने लगी हो। इस प्रकार का डर एक पीटी प्रीतम चंद जी के खिलाफ बच्चों के मन में रहा। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला एक कमरा लिया हुआ है जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हों, किराए पर ले रखा है। पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक को और उनके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे हुए बादामों की गिरियों का छिलका उतार करके खिलाते थे, वे आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद पीटी पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लिया करते थे। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह
जलती हुई भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा, लेकिन लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी, क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। तो सपनों के से दिन, जो गुरुदयाल सिंह जी की जो यादें थी बचपन की अवस्था में, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, इसको हमने पूरे सारांश रूप में बहुत अच्छे से उनका हम लोगों ने 2 अध्ययन किया। इसके बाद इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के कौन से अंश से यह सिद्ध होता है? कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में कभी बाधा नहीं बन सकती। कोई पंजाबी है, कोई बाहर का है, लेकिन व्यवहार के अंदर कहीं ना कहीं सीखते सीखते इन सब चीज़ों की हमें आदत हो जाती है। ये पाठ के इस अंश से सिद्ध होता है कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान, हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करते थे। जब वे छोटे थे तो उनकी बोली हमें बहुत कम समझ में आती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ शब्द सुन करके हमें हंसी भी आती, लेकिन खेलते खेलते सभी एक दूसरे की बात समझ लेते। इससे सिद्ध हो जाता है कि कोई भी भाषा, कोई भी शब्द हमारे व्यवहार में कभी भी टकराव नहीं ला सकते, हमारा बाधक नहीं बन सकते। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल किया? मुअत्तल मतलब निष्कासित करना, ठीक है, निष्कासित करना। पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे उनके द्वारा दिया गया शब्द रूप रट कर नहीं आए। इस पर उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। तो उस समय वहां हेडमास्टर साहब आ गए और ये दृश्य देखकर हेडमास्टर बहुत उत्तेजित हो गए, गुस्सा आ गया, और इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को निष्कासित कर दिया या उनको मुअत्तल या निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। उसका उत्तर दिया हुआ है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियां, उपचार इस प्रकार से हैं कि पीटी साहब, जिसको बिल्ला कहते थे, मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों से थोड़ा सा भी अनुशासन भंग हो जाता तो उनको कठोर सजा मिलती थी, ताकि वे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की नींव दृढ़ बना सके, मजबूत बना सके। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता, उत्साहित करने के लिए भी उनको शाबाशी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में स्वीत मान्यताएं और इसके विपरीत है। शिक्षकों को आज विद्यार्थियों को पीटने का अधिकार नहीं है, इसलिए विद्यार्थी निडर होकर अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पहले की भांति, पहले के समान विद्यार्थी शिक्षकों से डरते ही नहीं है। इसके लिए विद्यालय और माता पिता दोनों जिम्मेदार हैं। बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए उन्हें शारीरिक व मानसिक यातना देना उचित नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक नैतिक मूल्य सिखाएं, सिद्धांतों या आदर्शों के बारे में बताया जाए, जिनसे उनमें स्व अनुशासन का विकास हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर, संचयन का तीसरा चैप्टर, इसका नाम है टोपी शुक्ला और इसके लेखक हैं राही मासूम रजा। देखते हैं इस पार्ट के अंदर क्या है। इस पार्ट में दो बच्चों की कहानी, एक का नाम टोपी, दूसरे का नाम इफ़न। एक को कहा गया इफ़न और दूसरे को कहा गया टोपी। दोनों ही जो बच्चे हैं अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय से संबंधित। इफ़न जो है ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले और टोपी जो है वो है हिंदू धर्म के मतावलंबी वाले। लेकिन दोनों अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी दोनों में घनिष्ठता, आपसी सहयोग किस प्रकार का रहा, वो इस पाठ के स्टोरी के माध्यम से बताने की पेशकश की है। प्रस्तुत पाठ में लेखक
टोपी की कहानी पाठकों को सुनाना चाहते हैं, इसलिए लेखक कहता है कि वो इफ़न की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए आवश्यक हो। इफ़न टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी रह जाएगी। ये दोनों लेखक की कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला, ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए कि एक का नाम तो है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सर सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को सभी से प्यार से टोपी कहकर पुकारते थे और दूसरे को इफ़न कह करके। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी, पूर्वी बोलती थी, स्थानीय शब्दों का प्रयोग करती थी। 9 या 10 साल की थी जब उनकी शादी हुई और वह लखनऊ आ गई, परंतु जब तक जिंदा रही वह पूरब मतलब वहाँ की ग्रामीण भाषा का ही प्रयोग करती रही, उसी प्रकार की भाषा वो बोलती रही। लखनऊ की उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। उन्होंने तो मायके की भाषा को ही गले लगाए रखा, क्योंकि उनकी इस भाषा के सिवा उनके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात को समझ पाता। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल तड़पने लगा, परंतु इस्लाम के आचार्यों के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। वो इतने सख्त थे, बेचारी का दिल उदास हो गया। लेकिन इफ़न के जन्म के 6ठे दिन के स्नान पूजन के उत्सव पर उन्होंने जी भरकर उत्सव मनाया और अपने दिल की ख्वाहिश पूरी की। लेखक कहता है कि इफ़न की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई बड़ी हुई, परंतु लखनऊ आकर के वह उस दही के लिए तरस गई। जब भी वह अपने मायके चली जाती, जितना उसका मन होता उतना वो जी भरकर खाती, क्योंकि लखनऊ वापस आते ही उन्हें फिर मौलविन की जैसे बन जाना पड़ता, मौलवी की पत्नी बनकर ही रहना पड़ता। इफ़न को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, बड़ी बहन, छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार इफ़न को डांट भी देती थी और कभी कभी तो मार भी देती थी, लेकिन बड़ी बहन भी अम्मी की तरह ही कभी कभी डांटती और मारती रहती थी। अब्बू भी कभी कभार घर को न्यायालय समझकर, कोर्ट कचहरी समझ कर के अपना फैसला सुनाने लगते। नुज़हत को जब मौका मिलता तो वह उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी ही थी जिन्होंने कभी भी किसी बात पर उसका दिल कभी नहीं दुखाया। वह रात को उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलाब कावली, हातिम ताही, पंच फुल्ला रानी की कहानियाँ सुनाया करती और उनको सुन करके इफ़न बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और धीरे धीरे अपनी नींद में चला जाता। इफ़न की दादी की बोली टोपी के दिल में बिल्कुल उतर गई थी, क्योंकि उसका घर आना जाना शुरू हुआ और इफ़न की दादी की बोली को वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। उसे भी इफ़न की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की दादी टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। जैसा इफ़न की दादी का स्वभाव वैसा ही टोपी की माँ का स्वभाव, क्योंकि दोनों ही ग्रामीण बोलचाल की भाषा बोलती थी। कहने का अर्थ है कि टोपी की माँ इफ़न की दादी की बोली एक जैसी थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वो पता नहीं कैसी किस प्रकार की हिंदी या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इफ़न के अब्बू की भाषा एक समान लगती, जो कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी या शुद्ध उर्दू भाषा थी। लेखक कहता है कि टोपी जब भी इफ़न के घर जाता था उसकी दादी के ही पास बैठने की कोशिश करता। टोपी को इफ़न की दादी का एक एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की मज़ेदार जैसा लगता, तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था। लेखक कहता है कि इफ़न की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछा करती थी, और उसकी अम्मा क्या कर रही है। पहले पहले तो टोपी को समझ ही नहीं आया कि भाई अम्मा क्या होता है, अम्मी शब्द क्या होता है, परंतु बाद में उसे समझ में आने लगा कि माताजी को शायद अम्मा कहा जाता है। जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे यह शब्द बहुत अच्छा लगा।
जिस तरह गुड़ की डली को मुंह में रखकर उसके स्वाद का आनंद लिया जाता है, उसी प्रकार वो लगातार उस शब्द को रटता रटता बार बार दोहराता दोहराता रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी। बाजी मतलब बड़ी बहन के लिए। उसे ये शब्द बहुत पसंद आए। एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता बिल्कुल पसंद नहीं लगा। राम दुलारी जो कि टोपी की माँ है, ठीक है, खाना परोस रही थी। टोपी ने कह दिया कि अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, ये शब्द सुनते ही मेज पर जितने भी लोग खाना खा रहे थे अचानक से चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक से गए। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई थी और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या अब तो वह इरफान के घर जाएगा। इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू, भैरव जो टोपी के भाई थे, वे टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। लेखक कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इस रहीम कबाबजी की दुकान पर उन्हें कबाब खाते हुए देखा था। सच्ची बात यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी ताकि टोपी घर पर उनकी शिकायत न कर दे। उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई थी, उसका सारा शरीर दर्द से करा रहा था। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इरफान से मिला तो उसने वो सारा सिलसिला उसको सुनाया। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे, क्योंकि बात यह थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता था। टोपी बहुत ही भोलेपन से इरफान से कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे लोग अपनी दादी बदल लें। उसकी दादी इरफान के घर और इरफान की दादी उसके घर चली आए। टोपी कहता है कि उसकी दादी की बोली तो इरफान के परिवार की बोली की तरह ही दिखाई देती है, उसी तरह की भाषा का प्रयोग करती है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इरफान कहता है कि टोपी की इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। उसके अब्बू ये बात नहीं मानेंगे क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। जब टोपी और इरफान बात कर रहे थे उसी समय इरफान का नौकर आया और खबर दी कि इरफान की दादी का देहांत हो गया है। शाम को जब वह इरफान के घर गया तो वहाँ अशांति थी। घर लोगों से भरा हुआ था, परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था। जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु इरफान की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था। दोनों अपने अपने घर में अजनबी, भरे घर में अकेले थे, क्योंकि दोनों को ही उनके घर में कोई समझने वाला बिल्कुल नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर दिया हो, आपस में बातचीत करके इरफान को सहानुभूति देता हुआ कहता है कि इरफान दादी की जगह उसकी दादी मर गई होती तो शायद बहुत अच्छा होता। इस तरह से उसको दिलासा देने की वो कोशिश करता है। लेखक कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई कि वह अब किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिनके पिता का ऐसी नौकरी करते करते ट्रांसफर हो जाता हो, बदली हो जाती हो। 10 अक्टूबर सन 45 का टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता की बदली, उनके ट्रांसफर पर वे मुरादाबाद चले गए। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था और वो इरफान के चले जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट गया, अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कभी भी इसकी दोस्ती नहीं हो सकी। कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू थोड़ा सा बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर, परंतु केवल अंग्रेजी ही बोलता था। अब न तो इरफान था न ही दादी थी जो उसको समझ सके। घर में ले दे करके एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह अब सीता के साथ ही समय अपना अधिकांश गुजारता रहा। ठंड के दिन शुरू हो गए थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया और भैरव के लिए भी नया कोट बना, लेकिन टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिला।
वैसे ही वो कोट बिल्कुल नया ही था, क्योंकि जब वह बनाया गया तब मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। टोपी ने वह कोट उसी वक्त अपनी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज वापस तो कैसे ली जाए, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंडी में ठंडी खाएगा। इस पर दादी और टोपी के बीच बहस हो गई और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देने के लिए पीटा तो उनकी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि वह अब 10वीं की कक्षा में पहुंच गया है। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी थी। 2 साल तो टोपी फेल ही हुआ। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने के लिए बैठता तो कभी उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, वो उससे वो काम करवाने लगते, या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अगर ये सारी चीजें ना होती तो कभी उसका छोटा भाई भैरव उसकी कॉपियों के पन्नों को फाड़ कर उनके हवाई जहाज बना करके उड़ाने लग जाता। यह तो थी पहले साल की बात। अब है दूसरे साल उसे टाइफाइड होगा और टाइफाइड के कारण वो पढ़ नहीं पाया, जिसके कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया। दूसरे साल भी वो फेल हो गया। तीसरे साल वह पास तो हो गया, परंतु 3rd डिवीजन में, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी तीसरे दर्जे से वो पास हुआ। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। टोपी के सभी दोस्त 10वीं कक्षा में थे, इसलिए वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता रहता। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता उसे अजीब लगता, बहुत अजनबी सा वह महसूस करता। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु जब सन 1951 का समय था तो उसमें भी 9वीं कक्षा में ही बैठना पड़ा, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा बन गया। जैसे गीली मिट्टी को किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है, इस प्रकार की उसकी स्थिति हो गई, क्योंकि अब तो 10वीं में भी कोई उसका दोस्त नहीं बचा था। जो विद्यार्थी सन 49 में 49 में 8वीं में थे, वे अब 10वीं में आ चुके थे। सन 49 में 7वीं कक्षा में थे, वे टोपी के साथ पहुंच गए। उन सभी के बीच में वह अच्छा खासा बहुत बूढ़ा सा दिखाई देने लगा, लेकिन उसको इन सब चीजों का भाव होने लगा। नेक्स्ट, वहीद जो कक्षा का सबसे तेज और होशियार लड़का था, उसने टोपी से पूछा कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा वालों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं कक्षा में चले जाएंगे। टोपी को तो 8वीं वालों के साथ ही रहना है, उनसे दोस्ती करना टोपी के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार से उसको चिढ़ाने लगे। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी। ऐसा लगा जैसे ये बात उसके दिल के आर पार हो गई हो, और उसने उसी समय कसम या सौगंध दिखाई कि इस वर्ष उसे टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, लेकिन वह पास होकर ही दिखाएगा। इस प्रकार से उसने संकल्प लिया। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए, और जिस घर में इलेक्शन हो तो वहां का क्या माहौल होगा ये बिल्कुल देखते ही बनता है। चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगुनारायण जी शुक्ला, जो टोपी के पिताजी हैं, नीले तेल वाले, वो चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो, उस घर में कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो जब टोपी के पिता चुनाव हार गए और घर में थोड़ी शांति हुई, टोपी ने देखा कि उनकी वास्तविक परीक्षा को ज़्यादा समय नहीं रहा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे वातावरण में कोई कैसे कैसे पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही बहुत था, इसलिए वो 3rd डिवीजन से ही पास हुआ।
टोपी के 2 साल एक ही कक्षा में रहने के बाद जब वह पास हुआ तो उसकी दादी सुभद्रा देवी बोली कि वाह, टोपी को भगवान नजरेबंद से बचाए। टोंट मार करके उसकी बात को वो कहने लगी, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है, तीसरे वर्ष में पास हुआ, वो भी तीसरी श्रेणी में। चलो पास तो हो गया, परंतु लेखक कहता है कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान रखना चाहिए और किस वजह से 2 साल फेल हुआ और तीसरे साल में 3rd डिवीजन से वो पास हुआ। तो टोपी शुक्ला इस कहानी के अंदर हमने देखा कि 2 बच्चों की कहानी, एक मुस्लिम लड़का, एक हिंदू धर्म को मानने वाला लड़का, और किस तरह से आपसी संभाव के साथ एक दूसरे के व्यवहार को उन्होंने समझा, है ना। इसके बाद में स्थानीय भाषा का उन्होंने इस पूरे चैप्टर में प्रयोग किया। तो पूरी तरह से जो ये पूरी स्टोरी है वो इन दोनों ही बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रही। अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है जो एनसीईआरटी की बुक में हमारे दिया हुआ भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? इसका उत्तर है कि इफ्फन टोपी शुक्ला कहानी का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि टोपी शुक्ला की अगर पहली दोस्ती हुई तो इफ्फन के साथ हुई। टोपी की कहानी को अगर समझना हो तो हमें इफ्फन की कहानी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इफ्फन के बिना टोपी का जीवन बिल्कुल अधूरा है। इफ्फन के बिना टोपी की कहानी को समझा ही नहीं जा सकता। दोनों अलग अलग मजहब के होते हुए भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लगाव और अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के अंदर इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है? 10 अक्टूबर सन 1945 को जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन इस दिन इफ्फन के पिताजी जो हैं उनका तबादला हो गया था, मुरादाबाद ट्रांसफ़र हो गया था, और ये तबादला इफ्फन की दादी के देहांत के थोड़े दिनों बाद हुआ। तो पहले तो दादी के चले जाने के बाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा, और अब इफ्फन के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। और क्योंकि इफ्फन की पिता की जगह नए आने वाले कलेक्टर साहब के किसी भी प्रकार के बेटों के साथ उसकी किसी प्रकार की दोस्ती नहीं हुई, इसलिए ये दिन टोपी की जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। तीसरा प्रश्न है टोपी और इफ्फन की दादी अलग अलग मजहब, अलग अलग एज, अलग अलग जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में प्रकाश में अपने विचार लिखने हैं। निश्चित रूप से एक हिंदू, दूसरे मुस्लिम, एक की आयु बहुत छोटी, एक की आयु बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी दोनों के अंदर जिस प्रकार की घनिष्ठता थी वो देखते ही समझ में आता है, क्योंकि बच्चा कोमल और निष्कपट स्वभाव का होता है, उसके लिए मजहब, जाति का कोई मायने नहीं होता। वह तो इन सब बातों से अनजान होता है। उसे जहाँ भी प्यार और ममता दिखाई देती है बच्चे उसी दिशा में मुड़ते चले जाते हैं, उसी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए तो इफ्फन की दादी का स्नेह और उसकी ममता, अपनत्व का भाव टोपी को मजहब और जाति की दीवारों के पार अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और दोनों अनजान होते हुए भी एक अटूट रिश्ते में बन जाते हैं, जैसा कि हमने पाठ के संदर्भ में देखा भी है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि संचयन के अंदर जो 3 टॉपिक हमारे आ रहे हैं उनका किस प्रकार से सारांश के माध्यम से हम बिल्कुल वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं। कंटेंट यदि हमें याद रहेगा तो निश्चित रूप से हम परीक्षा में आने वाले इन चैप्टर से कोई भी प्रश्न हो उसका हल बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। आशा करता हूं कि आपको रेजोनेंस का ये चैनल बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सभी को आगामी आपका जो इम्तिहान है उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।